अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू डिबेट एट 8। मैं हूं हुमैर अनवर। और नाज़रीन, इस वक्त जो मुल्क की सियासी सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि बहुत सारे उतार चढ़ाव दिखाई दे रहे हैं और कुछ सिचुएशन क्लैरिटी की तरफ नहीं आ रही है। फैसले भी कर लिए गए हैं, फैसले महफूज भी कर लिए गए हैं, फिर मुशावरती इजलास भी जारी हैं, मुशावरती जो अवामिल है वो भी किए जा रहे हैं। अब एक तरफ हुकूमत परेशान भी है, मगर सियासी बयानात हम देख रहे हैं कि मुसलसल हुकूमती अहदेदारान यानी सिटिंग मिनिस्टर्स भी हैं, या फिर कैबिनेट के लोग भी हैं, या फिर खान साहब के साथ जो आसपास लोग हैं उनकी तरफ से मुसलसल बयानबाजी भी सामने आ रही है, जिससे हम देखते हैं कि काफ़ी तशवीश का इजहार किया जा रहा है कि इस सिचुएशन में इस तरह के बयान से भी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है हुकूमत भी परेशान है और फिर देखा जाए तो अपोजिशन की जानिब से एक पीयर प्रेशर भी बनता जा रहा है। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अपोजिशन जहां नंबर्स पूरे करने की बात करती है, नंबर्स पूरे करने की कोशिशें भी जारी हैं, वहां हम देख रहे हैं कि अपोजिशन ने जलसे भी अनाउंस कर दिए हैं, डी चौक पर जमा होने की बातें भी हो रही हैं। और ये सारी सूरत हाल डेफिनेटली जो प्रेशर है हुकूमत पर बढ़ाना, जो कि थोड़ा बहुत अपोजिशन शायद कामयाब भी दिखाई दे रही है, उस प्रेशर को मेनटेन रखना तब तक कि अदम एतमाद की तहरीक हो नहीं जाती, मुकम्मल नहीं हो जाती, और ये वोट काउंट हैं, ये हो नहीं जाते। अच्छा जी, हम अगर बात करें शेख रशीद साहब की, तो शेख रशीद साहब की तरफ से उनके मुंह से अल्फाज अदा होना और ये बयान आना कि महज 5 सीटों के लिए हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा रहा है, अब इसकी टाइमिंग पर भी बहुत तनकीद की जा रही है कि शेख साहब को शायद इस मौके पर यह बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि जहां इत्तेहादी खान साहब से और वज़ीर आज़म साहब से बहुत नाराज़ हैं, वहाँ ये बयान हुकूमत के बिल्कुल ख़िलाफ़ भी जा सकता है, और इसका सरासर जो फ़ायदा है वो अपोजिशन पॉलिटिकल पार्टीज़ को भी हो सकता है। फिर एक तरफ हम देख रहे हैं जी, पीएमएलक्यू ने डिमांड भी रखी है। उन्होंने कहा है जी कि हुकूमत और अपोजिशन ये जो जलसे अनाउंस किए हैं, इन्हें इन्हें वापस ले, इन जलसों को कैंसिल किया जाए, क्योंकि हुकूमत को ज़ेब नहीं देता कि वो जलसे करे और इस तरह अपने पावर शो करे, वो भी ऐसी सिचुएशन में जबकि अदम एतमाद की जो तहरीक है वो फ़ाइल की जा चुकी है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पीएमएलक्यू का अहम इजलास भी है, जिसमें उन्होंने फ़ैसला तो किया है, अब फ़ैसला क्या है ये अभी तक सामने नहीं आया। किस चीज़ की देरी है ये भी देखना है, क्योंकि फ़ैसला अगर कर लिया है कि किस तरफ रहना है तो फिर उसे अनाउंस कर देना चाहिए, क्योंकि ज़ाहिर है जो पॉलिटिकल प्रेशर अब बनता जा रहा है हुकूमत के ऊपर, वो शायद इत्तेहादियों का साथ होना ना होना एक सोच ये भी है जो प्रेशर क्रिएट कर रही है। इस सारी सूरत हाल में अब एक सवाल ये भी बनता है कि क्या हुकूमती ओहदेदारान और वज़रा और हुकूमत बज़ाते ख़ुद इसे सीरियस ले रही है, इस सिचुएशन को सीरियस ले रही है, या उन्हें अंदाज़ा है कि अगर मज़ीद डिले किया जाएगा और ये जो फ़ैसले हैं इनको नहीं किया जाएगा, इत्तेहादियों से मुशावरत नहीं की जाएगी, उन्हें मनाया नहीं जाएगा, तो फिर शायद वक्त जो है वो हाथ से निकल जाएगा और फिर आने वाला जो वक्त है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़ा दिखाई देगा, यानी हुकूमत के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं होगा। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं फ़याज़ बड़ाइश साहब। सर कैसे हैं आप? बस ठीक-ठाक फैसला। फ़याज़ साहब, ये बताएं कि काफ लीग अब ज़ाहिर है बहुत मुशावरती जो अमल है वो भी पूरा कर चुकी है। उसके बाद हमने देखा कि माजी में भी मिले-जुले बयानात भी सामने आए हैं, कभी कहते हैं कि साथ देंगे हुकूमत का, कभी कहते हैं कि हम सोच विचार कर रहे हैं। अब होने क्या जा रहा है? हतमी फ़ैसला क्यों नहीं सुनाया जा रहा अब तक? उमैर, आप जानते हैं कि लाहौर में जो गुलबर्ग के इलाके में घर है 24 बरादरान का, वहाँ तो सियासत का एक मरकज बना हुआ, और इस वक्त सारे मीडिया की पाकिस्तान की जो नजरें हैं वो उनके घर पर लगी हुई। और आप जानते हैं कि पिछले कई दिनों से वहाँ कितने बड़े बड़े लीडर, जरदारी साहब, इवन शहबाज शरीफ साहब 14 साल बाद, और उसके बाद फिर मौलाना फजल रहमान साहब उनके घर जा रहे हैं, मुलाकातें हो रही हैं, बातें हो रही हैं। तो जो अभी तक मेरे पास अंदर की इतला है, वो चौधरी बरादरान ने जो एक बात की है, चौधरी परवेज लाई ने, उन्होंने ये तो कहा है कि हम चाहते हैं कि असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। ठीक है, यानी वो ये नहीं चाहते कि चंद दिनों के लिए वो वज़ीर आला बने या चंद माह के लिए, वो चाह रहे हैं कि अगर हम वज़ीर आला बनते हैं तो असेंबलियां अपनी मुद्दत पूरी करें। ठीक है। दूसरा पॉइंट जो मैंने उनसे बात किया, तुमने बताया जी कि हमारे घर के किसी भी बंदे ने मुतालबा नहीं किया किसी भी शख्स से, न शहबाज शरीफ से, ना मौलाना फजल रहमान से, ना जरदारी साहब से, कि हमें वज़ीर आला बनाया जाए। ठीक है, ठीक है। और वो लोग जो अपोजिशन के हैं, शहबाज शरीफ और वो मौलाना फजल रहमान और जरदारी साहब ने भी, या किसी भी कारण से जो उनसे मुलाकात हो रही है, किसी ने भी ये नहीं कहा कि चौधरी बरादरान ने ज़ाती तौर पर वज़ारत आला का मुतालबा किया है। लेकिन आप जानते हैं कि उनके कुछ दोस्त हैं, साथी हैं, जो सारे इस डिप्लोमेसी का हिस्सा हैं, तो किसी न किसी कारण से ज़ाहिर चीज़ें सामने आ रही हैं और चीज़ें होती भी हैं।
तो इस हवाले से उन्होंने ये जो कल की बात है और आज की जो उनके घर की बात है, वो ये कहते हैं कि हमने फैसला कर लिया है कि हमने किसके साथ जाना है, जी हमने अपोजिशन के साथ रहना है या हुकूमत के साथ रहना है। लेकिन इस फैसले को वो अभी अनाउंस नहीं कर रहे, शायद वो कुछ अर्से एक या 2 दिन में इसको बता दें। ठीक है। और आप जानते हैं कि सूरत जितनी तेजी से बदल रही है और जिस तरह हर लम्हे हर पल आप देख रहे हैं कि जो ये एक दंगल एक चल रहा है सियासत में, हमारे मुल्क की सियासत में, और जिस तरह लोग मुलाकातें कर रहे हैं, जिस तरह बातें हो रही हैं, जिस तरह एक दूसरे से राब्ते हो रहे हैं, सुबह किसी से रब्ता है, शाम को किसी से रब्ता है, और ये बिल्कुल एक सूरत कंफ्यूजन का शिकार है। ठीक है सर, तो इस हवाले से लेकिन ये उन्होंने कहा है, जो मेरी उनसे जाती बात हुई है, कि हमने ये फैसला कर लिया हम किसके साथ हैं। ठीक है। अच्छा फयाज साहब, अनाउंस करना बाकी है। फयाज साहब बिल्कुल ठीक है, आपने ज़ाहिर है उनके करीब भी हैं, आप उनसे बातचीत भी हो रही है, आप राब्ते में भी हैं। अब अगर आपसे पूछा जाए तो रुझानात हैं क्या, किस तरफ झुकाव ज़्यादा नज़र आता है? क्योंकि ज़ाहिर है बज़ाहिर अभी डिस्क्लोज तो नहीं किया गया, जैसा आपने भी कहा और जैसा चौधरी बरादरान भी कह रहे हैं कि अभी फैसला तो हमने कर लिया, लेकिन महफूज कर लिया, लेकिन हम उसको वक्त आने पर सुनाएंगे। अब बातों से क्या अंदाज़ा होता है आपको? हाँ, ये बड़ा दिलचस्प सवाल किया आपने, बड़ा मुश्किल सवाल भी है। अगर आप मैं इसको थोड़े से और तनाज़ुर में देखेंगे, देखिए अगर इस वक्त हुकूमती अरकान को देखें या हुकूमती पार्टी को देखें, तो वो भी पूरी तरह पुरुम्मीद हैं। ठीक है कि चौधरी बरादर हमारे साथ है और उन्होंने हमें यकीन दिलाया। और आप जानते हैं कि मोनस लाई ने एक तकरीब में खान साहब को कहा था कि आप तगड़े रहें और अपनी पार्टी को तगड़ा मैसेज दे के हम आपके साथ हैं। ठीक है, और जो उनके चीमा साहब हैं वो भी प्राइम मिनिस्टर से मिले हैं। तो दूसरी तरफ अगर हम देखें तो जो अपोजिशन की पार्टियां हैं वो भी पूरी तरह इस उम्मीद में और इसी सोच में है कि ये उनके साथ हैं जी। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम इस चीज देखेंगे, जो अपोजिशन और पीपल्स पार्टी, अपोजिशन और जो हुकूमत है, दोनों पार्टियां जो हैं वो अपनी अपनी सोच के मुताबिक ये एक्सपेक्ट कर रही हैं कि चौधरी बरादर उनका साथ देंगे। अभी तक जो हालात हैं, ठीक है, तो क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने जो फैसला किया और जिस तरफ जाना है, कुछ चीजें आपको भी समझ आ रही हैं, कुछ हमें भी समझ आ रही हैं, कुछ मीडिया भी देख रहा है कि कहाँ वो जा रहे हैं और किस तरह उनका शुरू से एक खास रुझान होता है और किस तरह एस्टेब्लिशमेंट के साथ में उनका एक सिलसिला होता है, वो भी आप समझते हैं। और इस हवाले से भी कई चीजें जो मीडिया पे डिस्कस हो रही हैं, तो मेरे ख्याल में कि अगले 24 घंटे में चीजें काफी हद तक ये क्लियर हो जाएंगी कि वो किसके साथ जा रहे हैं। राइट सर, राइट, पॉइंट वेल टेकन। अच्छा सर, जो मैं पूछना चाहूँगा, क्योंकि शेख रशीद साहब का बयान आता है कुछ दिन पहले, हमने देखा कि उन्होंने कहा जी महज 5 सीटों के लिए हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है। अब जाहिर है बयानबाजी तो दोनों तीनों तरफ से हो रही है, अपोजिशन अलग कर रही है, हुकूमती हल्के अलग कर रहे हैं, लेकिन अगर शेख रशीद साहब की तरफ से ये बयान आ जाता है, उसके बाद अब आपको नहीं लगता कि ये वक्त सही नहीं था? इसके जो महज पूरा फ़ायदा हो सकता है वो अपोजिशन को हो सकता है। बिल्कुल आपने सही बात कहा। मेरा नहीं ख्याल कि शेख रशीद साहब समझदार आदमी है, उनके एक ज़ाती तल्लुकात भी उनसे होंगे। इस मौके पर मैं समझता हूँ कि शेख रशीद साहब को तो किसी भी मौके पर इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए। अगर वो कहते हैं जी मेरे चौधरी बरादरान से, चौधरी ज़हरुल्लाह साहब से, चौधरी शुजात साहब से बड़े ज़ाती तल्लुकात हैं, उनकी भाइयों की तरह इज्जत करते हैं, तो उनको ये बयान तो किसी मौके पर भी नहीं देना चाहिए था। और ये आपने अच्छी बात की और सही बात की है कि एक ऐसा मौका जहाँ तो बिल्कुल ही इसकी जरूरत नहीं थी और ऐसे मौके पर उन्होंने ये बयान दिया, तो यकीनन ये एक बड़ी बुरी बात है। मेरे ख्याल में इसको प्राइम मिनिस्टर ने नापसंद भी किया है। और फिर उन्होंने जैसे कल असद उमर साहब ने भी इसी तरह का बयान दिया है कि ये पार्टी है, ये कि जो काफ ली गई चंद अजला तक महदूद है। तो मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त जरूरत नहीं है। और अभी जो इतलात हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने इसका नोटिस लिया और उन्होंने कहा है पार्टी के जो रहनुमा है कि इस तरह की बयानबाजी जो इत्तेहादियों के बारे में है वो बिल्कुल ना करें। और मैं समझता हूँ कि ये जो बयान है इससे नुकसान हुआ है पीटीआई को, और शेख रशीद ने बराह रास्त नहीं बिलवास्ता तौर पर आप कह लें कि उन्होंने इसका नुकसान पहुंचाया है पीटीआई को और प्राइम मिनिस्टर को नुकसान पहुंचाया। क्योंकि ऐसे मौके पर तो आप जानते हैं, माशाल्लाह आप भी जर्नलिस्ट हैं और चीजों को समझते हैं, एक हल्की की जुम्बश पूरे ज़हन को, पूरी सोच को, पूरी जो क्राइटेरिया और फीलिंग्स को बदल देती है। और बाज दफा एक छोटी सी बात जो है एक बड़े फैसले का पेशगामा बनती है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो चीजें हैं, कुछ चीजें, और मैं आपको बता दूं कि अभी एक और भी इतला है कि चौधरी बरादरान की जो मुलाकात है ये एक्सपेक्टेड है प्राइम मिनिस्टर से भी, और ये भी मुमकिन है कि उनकी मुलाकात जो है वो शहबाज शरीफ से भी हतमी हो। ठीक है। तो इन दोनों मुलाकातों में, ये दोनों यकीनन एक बड़ी मुलाकातें होंगी और इन मुलाकातों में भी रुख नजर आ जाएगा कि चौधरी बरादरान किस तरफ क्लियर अंदाज में जा रहे हैं। सही। अच्छा फयाज साहब, एक तरफ मुतालबा देखा गया कि जी वजारत आला की सीट का बड़ी क्रूशल मानी जा रही है, क्योंकि ज़ाहिर है उस्मान बुज़दार साहब के बाद वो कह रहे हैं जी कौन बनेगा, किस तरह बनेगा, क्या सिचुएशन बनेगी। अब अगर अदम एतमाद कामयाब होता है
तो ये तो फिर एक और नई बहस बहस छेड़ देगा, क्योंकि हम देखते हैं कि जो अपोजिशन पार्टीज़ हैं वो भी किसी एक मकसद के लिए तो एक पेज पे हैं, मगर आपसी इख्तलाफात वहीं मौजूद हैं। उमर, मैं एक आपको जो सही बात है वो बताऊं कि जो पीटीआई के हल्के हैं वो अगर मुतमईन नहीं है तो प्राइम मिनिस्टर भी कहते हैं, जरूर हैं कि जी। हम, मेरा बुजदार जो है, ये जो आसमान बुजदार है, ये मेरा वसीम अकरम प्लस है, बड़ा कामयाब जी। है, इसकी तारीफ भी करते हैं, लेकिन अंदर से वो भी मुतमईन नहीं है। ठीक है। असल बात ये है उमर कि उनके लिए ये इतना आसान नहीं है कि इसको बदल दें। अगर जी। सिर्फ एक नोटिफिकेशन जारी करना होता है इनकी तब्दीली के लिए तो अब तक प्राइम मिनिस्टर कर चुके होते। सही उनको पता है कि जब इनको हटाने की कोशिश करेंगे, ये एक पूरा पार्लिमानी तरीका होता है, ये जब वजारत आला से हटेंगे तो 10 वजीर इस वजारत आला के 10 उम्मीदवार और खड़े हैं जी। और एक नया पेंडोरा बॉक्स खुल जाएगा और सूरत पर उनके कंट्रोल में नहीं रहेगी। तो इसीलिए वो इसमें पढ़ना नहीं चाह रहे थे शुरू से। उनको पता है कि मीडिया पे भी, आम लोग भी और पार्टी के लोग भी, उनकी जो है वर्किंग, आप जानते हैं कि पंजाब एक बड़ा सूबा है, वहाँ पे एक मजबूत आदमी होना चाहिए, मजबूत सोच का, मजबूत काम करने वाला आदमी होना चाहिए। और खासतौर पर लाहौर में और जीटी रोड की सियासत में आप जानते हैं कि ये नून लीग का गढ़ है, तो यहाँ तो कमजोर वज़ीर आला आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ठीक है। तो लेकिन चूंकि इतना आसान नहीं था उनके लिए कि इसको बदले, और अब भी यही सूरत हाल है कि उसको बदलने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। और अभी आप देखें कि उनकी जो पार्टी अपनी रिजल्टमेंट शो कर रही है। अब देखें, एक वो बड़ी अहम मुलाकात हुई है जो हमजा शहबाज की मुलाकात हुई है तरीन ग्रुप से। जी। उसमें बहुत सारी चीजें नई सामने आई हैं कि तरीन के साथ नून लीग के कितने इख्तिलाफ थे। आज वो दोनों आपस में, उनकी जो पार्टी है वो ग्रुप मिल रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें हैं वो सामने आ रही हैं। चंद दिनों में देखेंगे और कुछ चीजें नजर आएंगी। जी। अच्छा फयाज साहब, मैं एक और भी सवाल करना चाहूँगा, वो ये है कि जी काफ लीग और MQM, अगर ये दो पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, इत्तेहादी जमातें, ये अलग हो जाती हैं, फ़र्ज़ करें गवर्नमेंट की सपोर्ट छोड़ देती हैं और अदम एतमाद जो है वो कामयाब होने की तरफ बढ़ता है, तो फिर हुकूमत के पास ऑप्शंस क्या बाकी रह जाएंगे? क्योंकि ज़ाहिर है अगर ये दो जमातें अनाउंस कर देती हैं कि हम हुकूमती साथ छोड़ते हैं, तो फिर ऑप्शंस क्या मौजूद हैं हुकूमत के पास कि जिन ऑप्शंस को सोचा जा सकता है मज़ीद? उमर, सूरत जो इस वक्त नजर आ रही है, जो चीजें नजर आ रही हैं जी, कि जो प्लान है हुकूमत के और अपोजिशन के, मैं आपको बड़ी वाज़ेह अंदाज में यह बात बता दूं कि दोनों की ये कोशिश है कि हुकूमत चाह रही है कि अपोजिशन की तहरीक नाकाम हो जाए। ठीक है। अपोजिशन चाह रही है कि हुकूमत जो अदम एतमाद की तहरीक है कामयाब हो जाए जी। और दोनों का जो बी प्लान है वो ये है कि अगर ये हुकूमत के खिलाफ जाती है तहरीक तो हुकूमत भी इसको नहीं मानेगी। हुकूमत इसके खिलाफ एजिटेशन करेगी और कहेगी कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमें मुद्दत पूरी नहीं करने दी गई। और मेरी बात याद रखना कि अगर अपोजिशन नाकाम हो गई, जैसे मौलाना फजलुर रहमान ने कह दिया कि 23 मार्च को सारे बंदे इस्लामाबाद इकट्ठे हो जाए, वो धरना दे रहे हैं या किस मकसद के लिए आ रहे हैं, तो ये भी याद रखना कि अगर तहरीक नाकाम होगी तो अपोजिशन फिर भी इसको नहीं मानेगी, फिर वो दूसरे रास्ते की तरफ जाएगी। तो ये जो एक सियासत हमारी में खलफशार है और जो तनाव है वो इस कदर बढ़ गया है कि ये दोनों ये नहीं सोच रहे कि ये एक आईनी मामला है जो पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है और पार्लियामेंट्री फैसला करेंगे। जो सूरत नजर आ रही है वो ये है कि दोनों इस जिद पे हैं कि दोनों अपनी नाकामी की सूरत में एजिटेशन की तरफ जाएंगी, दोनों अपनी नाकामी की सूरत में एक डिफरेंट रास्ते का इख्तियार करेंगे। ठीक है सर, अब शहरे इक़्तिदार की अगर बात करें, ये तो चलें हमने बात की अदम एतमाद की या फिर अपोजिशन पार्टीज़ की, शहरे इक़्तिदार का क्या माहौल है? बज़ाहिर देखा जा रहा है जी कि जिस तरह के बयानात आ रहे हैं हुकूमत की जानिब से और हुकूमती ओहदेदारान की तरफ से, थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी है, कहीं ना कहीं परेशानी भी है, ज़ाहिर सी बात है अपोजिशन सड़कों पर निकली हुई है, अदम एतमाद फाइल हो चुका है। अब वहाँ के हालात क्या हैं? क्योंकि आप ज़रा इन डेप्थ थोड़ी सी हमें डिटेल्स दे देंगे तो बेहतर तरीके से समझ आ पाएगा। उमर, एक सूरत देखें, आप जिस तरह कह रहे हैं कि शहर इक़्तिदार में जो हालात जा रहे हैं, जिस तरह जो सोच आगे बढ़ रही है, देखिए बुनियादी तौर पर तो ये मामला ऐसा है तहरीक अदम एतमाद का कि ये पार्लियामेंट के अंदर होना है जी, पार्लियामेंटेरियंस ने करना है, MNAs ने करना है। ठीक है, लेकिन जो सूरत हाल बन रही है शहर इक़्तिदार की, वो तो डी चौक बन रहा है। वो तो वहाँ ये गवर्नमेंट ने जो फैसला किया जी, हम वहाँ एक बहुत बड़ा जलसा करेंगे, तारीखी जलसा करेंगे, इतना बड़ा जलसा करेंगे कि इंसानों का समंदर होगा जी। यानी वो कह रहे हैं कि हम तरीके इतना वो जोर पार्लियामेंट में नहीं लगा रहे जितना वो बाहर जोर लगा रहे हैं जलसे पे। ठीक है, इसी तरह अपोजिशन जो है वो कह रही है कि हम भी वहां पे जलसा करेंगे और हम तो 23 तारीख को सारे मुल्क से जो लोग हैं,
जो अपोजिशन के हैं वो जमा होना शुरू हो जाए, जी वहां पे वो एक धरना देंगे, और धरना कितना तवील हो सकता है। आप जानते हैं कि 23 मार्च की परेड होनी है, जी फिर OIC का इजलास भी हो रहा है अफगानिस्तान के बारे में, इतना अहम। तो जी अगर 23 मार्च को लोग वहां पे इकट्ठे हो जाते हैं और वो गवर्नमेंट कह रही है अपना जलसा करें, तो मैं समझता हूँ कि सूरत हाल में बहुत ज्यादा तनाव है, ठीक है तनाव आ जाएगा। और बल्कि इस पे एस्टेब्लिशमेंट को भी सोचना पड़ेगा कि ये रास्ता किस तरफ जा रहा है, और ये सियासी पार्टियों का मूड क्या है, और क्या ये पार्लियामानी अंदाज है। मेरे ख्याल में दोनों तरफ से पार्लियामानी अंदाज तैयार नहीं किया जा रहा, राइट और जो बात इनको पार्लियामेंट के अंदर करनी थी वो उसको सड़कों पे हल करना चाह रहे हैं। और मैं आपको उमैर बताऊं कि जी अगर ये चीज ऐसे रही और ये सड़कों पर मामला हल करने की उन्होंने कोशिश की बंदे लाकर, तो फिर इससे जमहूरी सिस्टम को नुकसान नुकसान होगा। पहुंचेगा। फयाज भाई साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। फयाज साहब का कहना था कि जो अगले 5 दिन हैं वो क्रूशल हैं, और काफ़ी ख़ास तौर पर क्योंकि वो मुसलसल राब्ते में भी हैं उनके, और उनका कहना है कि उन्होंने फ़ैसला तो कर लिया है, मगर फ़ैसला अभी सोच विचार के बाद उसे अनाउंस किया जाएगा। कुछ दिन हैं, अभी मज़ीद इस पे मुशावरत की जाएगी, और फिर इस हतमी फ़ैसले को अनाउंस किया जाएगा कि आया हुकूमत के साथ रहना है या फिर अपोजिशन का साथ देना है। अब मज़ीद सूरत हाल क्या डेवलप हो रही है एक ऐवान इक़्तिदार में, यानी जो शहर इक़्तिदार है वहाँ क्या सूरत हाल पैदा हो रही है, और अदम एतमाद की सूरत हाल डेफ़िनेटली हुकूमत को डायरेक्ट हिट करने के चांसेस भी हैं। अपोजिशन मैदान में निकली हुई है, जलसों की बात भी की जा रही है कि जलसे और पावर शोज़ भी किए जाएंगे। बात कर लेते हैं, हमें ज्वाइन किया है सीनियर तज्ज़ियाकार हैं ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज़ साहब। सर कैसे हैं? जी, अल्लाह का शुक्र, ठीक, फाइन। ब्रिगेडियर साहब, यकीनन बहुत मुश्किल फ़ैसला है। अगर सियासी सूरत हाल की बात करें तो काफ़िली के लिए डेफ़िनेटली ये मुश्किल फ़ैसला है कि हुकूमती साथ दें या फिर अपोजिशन के साथ खड़े हों। अब होने क्या जा रहा है आपकी नज़र में, क्या समझते हैं? देखें, इसमें 2-3 चीज़ें हैं कि जो हुकूमती पार्टी है, ये डिलेइंग जो है डिसीजन ले रही हैं। जी अगर ये 2-3 हफ्ते पहले एक डिसीजन ले लेते और काफ लीग से, अलीम ग्रुप से, तरीन ग्रुप से और उसके बाद MQM से फाइनल कर लेते, जी तो आप हुकूमत में वो आपके इत्तेहादी हैं, उनको भी सूट करता है कि एक स्टेबल गवर्नमेंट है और उसी के साथ अगला 1.5 साल और गुजार दिया जाए। जी और जो मेरे ख्याल में काफी थी कि जी हमें चीफ मिनिस्टरशिप दे दी जाए, उनको दे देना चाहिए था, क्योंकि इससे एक तो इस्तेकाम आ जाता, जी इत्तेहादी जमातों को एक क्लियर रोड मैप मिल जाता कि हम 1.5 साल की और रहेंगे, और उसके बाद तमाम मिल के इत्तेहादी पार्टियां और हुकूमत वो यहाँ जो है बनता है ये जो जी वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है, इसके लिए वो काम करते हैं। ठीक है। लेकिन आई थिंक अभी तक डिले हुआ, अभी भी मुझे लगता है कि पार्टी इसलिए इत्तेहादी इंतजार कर रहे हैं, जी जी और जब काफ लीग को भी सूट करता है कि उनको स्टेबल गवर्नमेंट मिल जाए, उनको चीफ मिनिस्ट्री मिल जाए, और वो 1.5 साल के लिए आराम से हुकूमत करें, तो और उसके बाद अपना वोट में और इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन क्योंकि हुकूमत की तरफ से अभी तक इंडिसीजन है, डिसाइड नहीं ले सके हैं, जिसकी वजह से वो बाकी ऑपोजिट लोगों ग्रुप से मिल रहे हैं और इनमें प्रेशर डाल देंगे जो फैसला करना करें। क्योंकि मेरे ख्याल में अभी भी इनिशिएटिव हुकूमत के पास, अगर हुकूमत प्रॉपर तरीके से उनसे डील कर ले तो ये मसला हल हो सकता है। बट इट डिपेंड कि कैसे इमरान खान और उनकी पार्टी डिसीजन लेती है विद इन 24 आवर्स। सर आपने आपने जिक्र किया कि डिलेइंग टैक्टिक्स या डिले की जा रही है हुकूमत की जानिब से। अब अगर डिले किया जा रहा है तो इसकी वजूहात क्या हैं? क्या हुकूमत वाकई सीरियस नहीं ले रही इस सारे इशू को, या फिर बेसिक एजेंडाज ही उनके बहुत डीरेल्ड हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है कि किस तरफ से शुरू किया जाए या किस पॉइंट से पकड़ा जाए इस सिचुएशन को? यार और नहीं दो यार, इशू ये है कि देखें, बात ये है कि हुकूमत को ये सोचना चाहिए कि आप एक दिन भी लेट कर रहे हैं उससे आप अपना नुकसान कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि अल्टीमेटली जिस तरीके से अभी मीटिंग हो रही हैं जी की और उसके बाद कलीम ग्रुप, करीम ग्रुप की और उसके बाद काफ लीग की, अगर उन्होंने फैसला कर लिया और अनाउंस कर लिया, तो फिर हुकूमत के पास क्या रहेगा? फिर तो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस की जरूरत ही नहीं है। जी द गवर्नमेंट इज लॉस्ट। सही है। तो ठीक मुझे है। समझ नहीं आती कि वो क्यों एडमेंट है कि वहां पर उन्होंने उस्मान बुज़ार को रखना है जिसने डिलीवर नहीं किया, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। अगर आज उस्मान बुज़ार ने या किसी अच्छे CM ने डिलीवर किया था तो आज ये नौबत आती है। क्योंकि जी पंजाब इज अ लैडर टू सक्सेस फॉर सेंटर। तो एक राइट। तो ये मुझे समझ नहीं आती है, और ये लगता है कि इनके आपस में जो ग्रुपिंग हुई हुई है वो फैसला नहीं हो रहा है। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को चाहिए इसके लिए इमीडिएटली फैसला करें, ठीक है। कंसेंसस कैंडिडेट CM पंजाब को लेकर आए, काफ लीग, अलीम ग्रुप और तरीन ग्रुप के साथ मिलकर, ताकि अगर यहाँ फैसला हो जाए तो बिल्कुल ऑपोजिशन को बैकफुट पे चली जाएगी, उनको समझ नहीं आएगा और इनके जी चांसेस हो जाएंगे वोट ऑफ कॉन्फिडेंस को
नाकाम करने के लिए कामयाब हो जाएगा, जिससे आइंदा के लिए पीडीएम को बहुत बड़ा झटका लगेगा। वो जी बहुत कमजोर हो जाएंगे, लोकल बॉडी इलेक्शन में उनको नुकसान होगा, और अब के इलेक्शन में भी पीटीआई और स्ट्रांग इमर्ज होती है पार्टी ठीक के है। तौर पे। राइट सर। अच्छा सर, ये बताइएगा, अब चौधरी शुजात की अगर बात कर लें तो वो हुकूमत से कुछ खफा भी दिखाई दिए। कहते हैं जी जलसों की सियासत हुकूमत को ज़ेब नहीं देती है, हुकूमत को ये जलसे नहीं अनाउंस करने चाहिए और ये जो फैसले हैं ये वापस लें, अपोजिशन भी वापस ले और हुकूमत भी वापस ले और इसे बिल्कुल प्रोफेशनल अंदाज से डिस्कस किया जाए सारी सिचुएशन को। अब ये जो बात उन्होंने की है, क्या लगता है कि कोई इंडिकेशन भी दी है उन्होंने कि हुकूमती जो साथ है उस पर कोई सवालिया निशान खड़ा दिखाई देता है आपको? देखिए, वो ज़ाहिर है कि फ्रस्ट्रेशन उनको हुई है कि जी। हुकूमत फैसला नहीं कर रही है। आप अगर हुँ। काफिल से बात करते हैं और लीग से बात करते हैं, डिसाइड करें जो करना है। जी। एक दिन भी लेट करने का मतलब है कि आप अपनी हुकूमत को गिराने में खुद धक्का दे रहे हैं इसको। ठीक है। नंबर 2, जो जलसे होते हैं ये हुकूमत नहीं करती, जी। ये ऑपोजिशन करती है। ठीक है। हुकूमत डिलीवर करती है, आवाम को बताती है अपने काम करके, जी ये हमने काम किया आपके लिए। जी। और जो उनके मिनिस्टर स्पोक पर्सन होते हैं वो बताते हैं व्हाट वी हैव डन इट फॉर इट। जी। आज जो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान जलसों में टाइम जाया करें, ये उनको एमएनए एमपी से मिलना चाहिए, इत्तेहादी पार्टियों से मिलना चाहिए, उनसे फाइनलाइज करना चाहिए ताकि आइंदा के एक प्रॉपर लायामल हो। जी। और अपोजिशन को भी पता चले जी कि अभी इत्तेहादी जमात जो है वो सारे इत्तेहादी हुकूमत के साथ हैं, तो उनको एक अपना खुद नजर आएगा कि वो हारेंगे, उनका मोरल भी डाउन होगा और ये जलसे जुलूस खत्म करेंगे। ठीक है। आई थिंक इससे हुकूमत ने इनिशिएट कर दी है, हुकूमत ने ये जल्दी शुरू किए हैं, दायरे ऑपरेशन भी करेगा, इससे मुल्क में नारकी होगी। नंबर 2, जी। मुल्क में लड़ाई इंतशार होगा और खतरा होगा। हर वक्त जब बीच और दोनों पार्टियों के ग्रुप आ जाते हैं, आप सोच लें कि इससे कितना बड़ा मुल्क को नुकसान होगा और दुनिया को जो मैसेज आएगा, जो वहाँ के इस्लामिक वाले के सरदार आ रहे हैं उनको जी। क्या मैसेज आएगा, हो सकता है वो भी आने का मुल्क में कैंसिल कर लें। अच्छा, ब्रिगेडियर साहब देखिए, टाइमिंग भी हम देख रहे हैं, जो सियासी सूरत हाल की टाइमिंग बनती जा रही है। ज़ाहिर है एक तरफ ऑस्ट्रेलियन टीम यहाँ खेल रही है, वो भी बहुत अनरेस्ट है, मुश्किल सूरत हाल बनी हुई है उनके लिए भी। दूसरी तरफ आपने जिस तरह ओआईसी कॉन्फ्रेंस की बात की, अब ये हालात बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन इख्तियार करते जा रहे हैं। अगले जो एक हफ्ता है उसको किस तरह देखते हैं सियासी मंजरनामे को? बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि ये हुकूमत ने अननेसेसरी ये जलसे जुलूस शुरू कर दी है जी। और जिसको भी वो कॉल कर रहे हैं। फिर उसके बाद मौलाना फजल रहमान को तो सिर्फ पावर चाहिए, जी। ही इज अ पावर हंग्री पर्सन, और वो सिर्फ अपने डंडा बरदार फोर्स है उसका मुजाहरा करके वो प्रेशर डालना चाहते हैं। जी। और इसी वजह से पीएमएलएन उनके लिए भी वो स्ट्रेंथ, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ है, और इधर हुकूमत को भी अफेक्ट करते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। जी। कोई स्टेट विद इन स्टेट नहीं बना सकता, कोई हुकूमत की रेट को चैलेंज नहीं कर सकता, और अगर चैलेंज करता है तो उसके खिलाफ प्रॉपर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए ताकि आइंदा के लिए ऐसे अनासर इनकरेज ना हो, ऐसे लोग और दोबारा न खड़े और डंडा बरदार ग्रुप ना आ जाए जो कि हुकूमत को चैलेंज करें और दुनिया को पाकिस्तान का हार्ड इमेज दें। ठीक है। पाकिस्तान में अभी भी हालात खराब हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी ज्यादा है, पाकिस्तान में किसी वक्त एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट आ सकते हैं, हमारे न्यूक्लियर को थ्रेट हो सकता है। ये जो हमारा गलत इमेज जा रहा है, जो हमने बड़ी मुश्किल इसको रिस्टोर किया था, ये खतरनाक सूरत हाल है। और इसमें मेरे ख्याल में मौलाना फजल रहमान सबसे आगे हैं। हर दफा वो ये प्रेशर करते नहीं, मैं ये कर दूंगा, मैं ऐसे कर दूंगा, हमने डंडों को तेल लगा के रखा हुआ है। जी। जी। तो हुकूमत को चाहिए कि इनको वार्निंग दिया और इनके खिलाफ कम से कम कोई ना कोई जरूर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। सर, ये जो आपने बात की है कि दहशतगर्दी और ये सारी चीज़ें, ज़ाहिर चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं। आप देख रहे हैं कि अमेरिका भी बहुत नाराज़ है और इस पूरी सिचुएशन में वो भी पूरी कोशिश कर रहा है। कांग्रेस में भी उन्होंने एक चीज़ फाइल की है, बात की है जी कि पाकिस्तान को दहशतगर्द स्टेट करार दिया जाए। ये सारी बातें हो रही हैं। अब इस सिचुएशन में जहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है पाकिस्तान में और कोई स्टांस किसी पार्टी का भी क्लियर नज़र नहीं आता, अपोजिशन तो पूरी कोशिश कर रही है, मगर जैसा आपने कहा कि हुकूमत बिल्कुल सीरियस नहीं ले रही। अब ये सिचुएशन किस तरफ बढ़ रही है? अब आने वाले जो 2-3 दिन हैं, आपको लगता है कि अदम एतमाद की सूरत हाल जो है वो कामयाब हो सकती है, नहीं हो पाएगी, या फिर कोई तीसरा ऑप्शन भी मौजूद है इन लोगों के पास? देखें, एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि एज ए पाकिस्तानी हमें ये सोचना चाहिए जी। कि क्या इस वक्त हमारे मुल्क को पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, ठीक है, या इंस्टेबिलिटी चाहिए। सही है। अब इस एनवायरनमेंट में जो आपने बात की है, अमेरिका पाकिस्तान से नाराज है, वो हमें थ्रेट कर रहा है, सैंक्शंस की बात कर रहा है, जी। $55 मिलियन की नेशनल बैंक को उन्होंने एक फाइन लगाया डाली है टू शो देयर अनॉयंस के जी वो रशिया पाकिस्तान क्यों गया है। ठीक है। उसके बाद इंडिया के हालात अभी आपके सामने, उन्होंने एक क्रूज मिसाइल भी फायर कर दिया बिल्कुल। जो नुकसान नहीं कर सका। अफगानिस्तान की सिचुएशन हमारे सामने है।
जब दहशतगर्दी फिर बलूचिस्तान में ज्यादा हो रही है, जी इन एनवायरमेंट में अंदर एक मुहब वतन पॉलिटिकल पार्टी या मुहब वतन पॉलिटिशियन या बिजनेसमैन, क्या वो चाहेंगे कि मुल्क में इस वक्त इस तरह के हालात हो और जी मुल्क को नुकसान हो? या पॉलिटिकल पार्टी एक फैसला करती है कि ये मार्च का महीना गुजार देंगे, जब 27 मार्च भी है, जी फिर उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर्स आ रहे हैं ओएसी के, वो उनकी मीटिंग है, क्या ये करना चाहिए था? या इनको सिर्फ जाती मफादात, अपने पॉलिटिकल एम्बिशन जो चाहिए, उसके बाद अपने आप को जो प्रेशर केसेस मिल रहे हैं उनको प्रेशर डाल के खत्म करवाने हैं, ये जरूरत है। इससे अंदाजा ये होता है कि हमारे पॉलिटिकल पार्टीज को बिल्कुल भी पाकिस्तान की परवाह नहीं है। जी और सेकंड ये है कि जो महंगाई की बात की जाती है, क्या इस वक्त ये स्टेबल गवर्नमेंट बेहतर है जिसने प्राइस डाउन की है, या ये बताएं कि जी उनके पास, ऑपोजिशन के पास कोई ऐसा सोल्यूशन उन्होंने बताया है कि हम आने के बाद इतनी कीमत कम कर देंगे, ये अवाम को रिलीफ दे देंगे, ये नहर दूध की नहरें ले आएंगे, ये आसमान से ताड़े तोड़ लेंगे, मुल्क बहुत अच्छा चलेगा, हमें इकोनॉमिक रिवाइवल कर देंगे, ठीक है बहुत कुछ कर देंगे? क्या उन्होंने कोई ऐसी सोल्यूशन दी है? अगर नहीं दिया तो फिर ये जब तीनों पार्टीज आएंगी, इनके अब लीडर्स आएंगे, आपस में रस्साकशी होगी, खींचातानी होगी, टांगे खींचेंगे, पॉलिटिकल रिस्ट होगा, पॉलिटिकल अनरेस्ट होगा, फिर उसके बाद कुछ के बाद ये क्योंकि पीपल्स पार्टी और जो है पीएमएलएन दोनों राइवल पार्टी हैं, दोनों ने अब एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ने इलेक्शन, वो क्या करें? क्योंकि ये मुल्क के लिए आइंदा की आई फोर्स वेरी डिफिकल्ट टाइम, ये सोचने की बात है कि हमें इसके लिए क्या करना चाहिए। राइट सर। अच्छा सर, एक और सवाल मैं करना चाहूँगा, बहुत अहमियत का हामिल है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हुकूमती मौक़िफ़ में काफ़ी स्टिफनेस है, रिजिडनेस भी है। ज़ाहिर है कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं फ्रस्ट्रेशन और परेशानी का अंसर भी शामिल है। अब बात अगर कानूनी तकाज़ों की करें तो स्पीकर साहब कहते हैं कि जी हम सुनेंगे तो सबकी पर करेंगे बिल्कुल अपनी। आपको लगता है कि कानूनी तकाज़े इस पूरी तहरीक में, अदम एतमाद की तहरीक में कानूनी तकाज़े पूरे हो पाएंगे? देखिए, वो तो कानून बड़ा क्लियर है, अगर नहीं कहेंगे प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हम जनरली स्पीकर को और हुकूमत को थोड़ा सा इनिशिएटिव होता है, वो अपने ज़ाहिर के अपना फायदा उठाने की कोशिश करेंगे, बड़ा स्टिल फील के आइन और कानून के मुताबिक फैसला करना चाहिए ताकि कोई वाम ना रहे। और जो एक आप खाम खा ऐसी कंडीशंस क्रिएट कर रहे हैं, आप ये सोचें कि जिस तरीके से दोनों पार्टी जलसा कर रही है कि वो 23 मार्च को मौलाना फजल रहमान मार्च कर रहे हैं, उसके बाद 27 तारीख को पीटीआई एक जलसा बहुत बड़ा चौक पे कर रही है, जब ये सारे वहाँ पर होंगे और कितने शर्पसंद अनासर होते हैं जो अगर किसी हादसे से कोई ऐसी गड़बड़ हो जाती है तो उसके बाद क्या होगा? रेंजर्स को पहले बुला लिया गया है, तो ये ऐसी चीजें डेमोक्रेसी में नहीं होनी चाहिए। ये अब हमारी पॉलिटिकल 15 साल हो गए हैं डेमोक्रेसी को चलते हुए, इसमें मैच्योरिटी आनी चाहिए और आपको बजाय ये फैसले असेंबली में करने चाहिए। असेंबली कहाँ है? आपको कोई नजर आती है कि इस वक्त असेंबली फाल है, कोई वहां पर बात हो रही है? सब एक दूसरे के पीछे पड़े हुए हैं, जो जबान इस्तेमाल की जा रही है वो हमारे सामने है। तो आई थिंक इस वक्त हुकूमत को और फिर आपने जो फैसला करना है उस दिन करें, आपने पहले से करें हम ये करेंगे वो करेंगे, दूसरी पार्टी को इंस्टिगेट कर रहे हैं, तो पॉलिटिकल मैच्योरिटी बहुत कमी नजर आती है। ठीक है। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा। अब अगर मुलाकातों की बात कर लें, सियासी मुलाकातें भी हो रही हैं, मुशावरती इजलास भी हो रहे हैं, काफ लीग को अगर डिस्कस करें तो बहुत सी बातें कर चुके हैं, डिसीजन भी ले चुके हैं मेरे ख्याल से, लेकिन अनाउंस नहीं कर रहे। क्या कोई डर है, कोई सिचुएशन के तब्दील होने के चांसेस मौजूद हैं इनके जहन में, या फिर? देखिए, बात ये बड़ी सिंपल सी बात है कि अभी 27 तारीख को इजलास होना है, 27 से पहले इनके पास अभी और 10 दिन पड़े हैं। व्हाई शुड दे प्ले देयर कार्ड्स? वो जितना बार्गेन करना चाहेंगे, जितना फायदा उठाना चाहेंगे, जिस पार्टी से ज्यादा फायदा होगा वो उसकी तरफ झुकाव करेंगे, इसलिए ये अभी नहीं करेंगे। लेकिन एक हुकूमत को चाहिए, अभी भी हुकूमत के पास रिसोर्सेज हैं, चांस है, इनिशिएटिव है कि आप ये पूरी इत्तेहादी पार्टी को बुलाएं, उनसे पूछें उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, जो आप लीगल तरीके से आप रिसोर्सेज पूरे कर सकते हैं जरूर करें। पंजाब सेटल कर लें, आपको काफ लीग, उसके बाद अलीम ग्रुप, तरीन ग्रुप, फिर ये सारे ग्रुप आपके साथ मिल जाएंगे और आपको सपोर्ट करेंगे वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के अंदर। जितना लेट हुकूमत कर रही है उतना वाम पैदा कर रही है और अपने लिए रास्ते मुश्किल बना रही है और ऑपोजिशन के लिए रास्ते आसान कर रही है। ब्रिगेडियर साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। और जिस तरह ब्रिगेडियर हारिस नवाज कह रहे थे कि हुकूमत की तरफ से जो डिले की जा रही है हर चीज़ को, इसको सीरियस नहीं लिया जा रहा। यकीनन ये जो वक्त है और एक एक दिन बहुत क्रूशल है। अब अदम एतमाद की तरफ जो टाइम बढ़ रहा है, एक एक दिन, एक एक घंटा हुकूमत के लिए इतना अहम है कि उन्हें चाहिए कि फ़ौरन
इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। वो किस तरह कि आप अपनी जो इत्तेहादी जमातें हैं उनके एतराज़ात सुनें, उनके साथ बैठें, उन्हें अपने कॉन्फिडेंस में लें और यकीनन हुकूमत के पास इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद नहीं है। और अगर ऐसा नहीं हो पाता और वक्त करीब आ जाता है तो फिर यकीनन जो हालात पैदा होंगे वो हुकूमत के फेवर में नहीं होंगे। मुझे दीजिए इजाज़त। कीप वॉचिंग डिबेट एट 8। आपसे मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।